अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा वो है मई जून 2021 और उसका वेरिएंट 42 ओ लेवल एटीपी। बेटा स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट हैज द फॉर्मूला MgSO4.XH2O। देखिए बेटा, ये कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सवाल हो सकता है जिसमें हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, यहाँ जो रेशो है वो मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर का 1:x है। क्या मतलब? कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ मोल्स। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर देयर? 1। एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर देयर? x। तो 1:x का रेशो है। आगे देखिए, when hydrated magnesium sulfate is heated it loses water of crystallization, ठीक है, to form anhydrous magnesium sulfate। ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो उसे हाइड्रेटेड कहते हैं। जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज हो जाए बेटा तो हम उसे बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। आगे देखिए, एक इक्वेशन दी हुई है आपको हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट की। इसका मतलब आपने इसको हीट किया और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया। आई स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब देखें, द स्टूडेंट रिकॉर्ड द मास ऑफ क्रूसिबल। आपने पहले क्रूसिबल का मास निकाल लिया। एड हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट द क्रूसिबल टू द क्रूसिबल एंड रिकॉर्ड द मास अगेन। इस क्रूसिबल में आपने मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड डाला और वापस से रीवे कर लिया आपने। तो आपके पास पहले आया मास ऑफ क्रूसिबल, फिर आपके पास आया मास ऑफ क्रूसिबल प्लस हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। दो बातें हो गई। तीसरी बात आए, हीट द क्रूसिबल स्ट्रांगली। अब आपने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। अलाउ द क्रूसिबल एंड द कंटेंट कूल, देन रिकॉर्ड द मास अगेन। अब आपने इसको ठंडा किया और इसका मास भी किया। क्या पता चला आपको? जाहिर बात है इसमें से कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया होगा, ठीक है। तो आपके पास रिमेनिंग मास आ जाएगा क्रूसिबल प्लस मैग्नीशियम सल्फेट का। आगे देखिए क्या बोलता है, रिपीट 3 और 4। इन दोनों बातों को रिपीट करें, दो स्टेप्स को रिपीट करते रहना अंटिल द सेम मास इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। यानी अगर आप 2 दफा 3 दफा 4 दफा इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो एक वक्त आएगा कि मास में चेंज नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है अगर वो सब के सब रिमूव हो गए तो फिर तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। एक्चुअली चेंज इन मास या डिक्रीज इन मास किस चीज की वजह से आ रहा था? लॉस ऑफ वाटर की वजह से। जब वाटर सारा ही खत्म हो गया तो क्या अब हीट करने से कुछ चेंज आएगा? नहीं। इससे हमें क्या समझ में आया? हमें कब पता चलता है कि किसी सॉल्ट में अब रिमेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचे? कब पता चलता है? जब हीटिंग के बाद भी आपका मास चेंज ना हो रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, ठीक है। तो इसने ये लिखा है, ठीक है। स्टेप 6 में बोल रहा है कि यूज द रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द इनिशियल मास एंड द फाइनल मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। जाहिर बात है आपने क्रूसिबल प्लस मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड का मास किया था, फिर आपके पास आ जाएगा क्रूसिबल प्लस मैग्नीशियम सल्फेट एनहाइड्रस का मास। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास लॉस इन वाटर आ जाएगा, दैट्स इट, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास आ जाएगा। सजेस्ट व्हाई क्रूसिबल इज यूज
इंस्टेड ऑफ ग्लास बीकर। बेटा ग्लास बीकर और क्रूसिबल, आपने क्रूसिबल अगर देखा हो तो क्रूसिबल की वॉल थिक होती है, नंबर वन। नंबर टू, वो क्ले का बना हुआ होता है, वो एक पोर्सलीन टाइप की चीज़ होती है, उससे बनता है, जो बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, वो मतलब ब्रेक नहीं होता हीट करने से, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। और ग्लास बीकर तो अगर आप हीट करेंगे बेटा तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लास बीकर आपसे पूछ रहा है रीजन ऐसा क्यों किया गया, ग्लास बीकर नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ग्लास बीकर में ब्रेक ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग हीटिंग, टूट जाएगा ये। आगे देखिए, सजेस्ट वाई स्टेप 3 and 4 आर रिपीटेड अंटिल द सेम मास इज रिकॉर्डेड, टू मेक श्योर ऑल द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव बीन रिमूव। ठीक है, तो आपको श्योर तो होना है ना कि निकल गया सब। टू मेक श्योर ऑल द water of crystallization have been removed। आगे देखिए, several students do the same experiment with different initial masses of magnesium sulfate dot XH2O। The results are shown in table। ठीक है, आपको रिजल्ट दिया हुआ है, इनिशियल मास दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का और हाइड्रेटेड, फाइनल मास दिया हुआ है और लॉस मास आया, तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट किया है आपने। ठीक है, तो ये कितने एक्सपेरिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्सपेरिमेंट है, जिसमें से 2 ब्लैंक दिए हुए हैं पे, तो 0.52 माइनस 0.25, ये आ गया 0.27 बेटा। और एक और आपको दिया हो तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 2.04 माइनस 1.04। आगे देखिएगा, कंप्लीट द टेबल हो गया। ऑन द ग्रिड प्लॉट द फाइनल मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अगेंस्ट वाटर लॉस्ट। इसका मतलब है हमें इस ग्राफ में ये 2 चीजें करनी है बस। ठीक है, आ जाते हैं, कर लेते हैं। आगे देखिएगा, देखो यहां दिया हुआ है मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट और यहां दिया हुआ है मास ऑफ वाटर लॉस। ठीक है, सबसे पहले ना, पहला काम तो ग्राफ बनाने से पहले मैं वैसे बच्चों को जर्नली मशवरा देता हूं, जब आप ग्राफ बनाया करो तो एक पेंसिल को शार्प कर लिया करो। दूसरा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो सबसे स्मॉल बॉक्स है उसकी कैलिब्रेशन कर दिया करो, लिख दिया करो कि वो सबसे छोटा बॉक्स कितनी मेजरमेंट का है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 बॉक्सेस 0.2 हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है एक बॉक्स हो गया 0.02, छोटा बॉक्स। इसी तरह अच्छा वाई एक्सिस पे भी सेम है, देखो 10 बॉक्सेस 0.2 हैं, तो इसका मतलब है एक बॉक्स 0.02 के बराबर होगा। दोनों तरफ सेम है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा फटाफट हो जाएगा, मुझे यकीन है आप मुझसे अच्छा ग्राफ बना सकते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा उसको पेपर के ऊपर, ठीक है, नॉट टैबलेट के ऊपर। सबसे पहले 0.25 0.27 0.25 0.27 0.25 0.27 है क्या, 0.27 है लॉस ऑफ वाटर, तो 0.2 है ना, एक है 0.02, तो ये हो जाएगा 0.22 0.24 0.26, तो 0.27 यहाँ बीच में कहीं होगा। ठीक है, और ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, ऊपर क्या था 0.25। ठीक है बेटा, तो 0.2 और 0.22 0.24 और 0.25 से कहीं बीच में होगा। तो अगर मैं इसे बनाऊं तो ये कुछ इस जगह पे बनना चाहिए। ठीक है, अराउंड इधर आना चाहिए। आगे देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है, 0.48 और 0.5। चलो 0.5 तो बिल्कुल सेंटर में होगा ना, ये होगा 0.5, और 0.48 है, तो मैं ऊपर जाऊं 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 बिल्कुल सेंटर में होगा। थर्ड देखिएगा बेटा, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड है 0.67 और 0.83।
0.67, 0.62, 0.64, 0.66, 0.67 यहाँ कहीं होगा। और उसके बाद क्या 0.67 के साथ 0.83 बेटा, तो 0.8, इसमें अगर मैं ऊपर जाऊं 0.83, 0.82 और ये 3 कहीं यहाँ होगा बेटा इस जगह पे। नेक्स्ट देखिएगा, 1 और 1.04 है, तो 1 और 1.04, तो ये तो 1 हो गया सही है, और ये 1.04 है, तो अगर ये 1 हो जाए और ये 1.04 है, तो ये 1 और 1.04, तो 0.02 है ना, तो 1.02, 1.04, तो तकरीबन 1.04 ऊपर है, कहाँ है 1.04, नीचे वाला है, ऊपर वाला 1 है, तो ये तकरीबन होना चाहिए 1। रिजवान, पॉइंट 1.04, ये 1 है, तो तकरीबन आना चाहिए 1.04, 1.04, 1.04, मेरा ख्याल है यहाँ आना चाहिए, इस जगह पे तकरीबन इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, आगे आ जा। उसके बाद है 1.23 और 1.3, 1.23 और 1.3 नीचे है, तो 1.3 नीचे, 1.2, 1.3 ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, 1.3 तो मिल गया। उसके बाद क्या, 1.3 के बाद 1.23, 1.2, 1.22, तो इसके कहीं बीच में होना चाहिए, लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आखिरी रह गया लास्ट वन, 1.3 में था, सही है, ये मैंने 1.3 लिखा है ना, हाँ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ओके, सबसे लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, 1.53 और 1.46, 1.5 ये रहा, 1.52, 1.53 इसके कहीं सेंटर वेंटर में होगा। ठीक है, और ऊपर क्या था 1.46, तो अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं 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 1.46 ऊपर लेके जाऊं, 1.4, 1.46 है ना, तो ये हो जाएगा, इसके बीच में था 1.46, तो 1.42, 1.44, 1.46 इस जगह पे होना चाहिए। ये देखें बेटा, मेरा ग्राफ बना है, मुझे लग रहा है ये सही है, बोलो क्यों, इसलिए कि मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, देखो ज़रा, है क्या गड़बड़ कर रहा है बे, कुछ ऐसा आना चाहिए ना। मैं खामखा में खुश हो रहा हूँ शायद मैंने बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है। क्यों कर रहा है ऐसा भाई तू, देख रहे हैं आप, फिर बनाता हूँ। कुछ गड़बड़ की है मैंने, देखें आप, कुछ तो गड़बड़ की है मैंने बाबू, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने कुछ देखे, मेरी वो पेंसिल से कुछ बन ही नहीं रहा, स्ट्रेट आ ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ आ रहा है, तो खैर ओके, करीब करीब तो हैं। आप अब जब स्ट्रेट बनाएंगे ज़्यादा अच्छा, तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे आप। आगे देखें क्या बोलता है, ड्रॉ अ सर्किल अराउंड एनॉमलस पॉइंट, एनॉमलस का मतलब जो आपकी बेस्ट फिट लाइन से बहुत दूर हो, तो मुझे लग रहा है बहुत दूर, तो मुझे ये वाला लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये चूंकि अगर मैं देखो मेरे ये लाइनें थोड़ा नीचे बनाता अगर मैं, क्योंकि ये देखो पॉइंट पे नहीं आ रही ना, तो ये लाइन एक्चुअली थोड़ी नीचे होगी, आई मीन मुझे लगता है ये थोड़ी ऐसी लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वो टैबलेट पे बन नहीं पा रही है,
तो ये सारे पॉइंट लाइन से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, सही है। तो मेरी लाइन सही नहीं बन रही बिकॉज ऑफ दैट दैट पेन, कुछ पेन में गड़बड़ है या टैबलेट में गड़बड़ है या फिर सॉरी नोट में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो बिल्कुल अवे आ रहा है, तो थर्ड पॉइंट में गड़बड़ आ रही है। सजेस्ट अ रीजन फॉर द एनोमलस रिजल्ट। अब देखो बेटा, अगर ये एनोमलस है तो इसको बेसिकली कहाँ होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था, आप बोलेंगे यहाँ इस लाइन के अंदर होना चाहिए था, इस जगह पे। यानी आपका जो फाइनल मास है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। कम होना चाहिए ना, ज्यादा आ रहा है, तो वो आपको बोल रहा है एनोमलस का कोई रीजन बताओ। अब आप सोचो, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का मास ज्यादा आ रहा हो तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स उसमें अभी भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्योंकि अगर क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते तो मास कम आता ना, और अगर मास एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ रहा है तो मतलब स्टिल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम रीजन में ये लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्ट स्टिल कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अभी भी हैं उसमें। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने लिख दी। इन अनदर एक्सपेरिमेंट द फाइनल मास वाज 1.2 ग्राम। यूज योर ग्राफ, डिटरमाइन द मास ऑफ H2O लॉस्ट। तो बेटा मेरा हो सकता है आंसर सही ना हो, बट आप प्लीज अपने उससे खुद से कर लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे यूं करता हूं तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो तो 1.2 समथिंग आ रहा है ना, मुझे नहीं मालूम इसका रियल आंसर क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आप ग्राफ्स पूरा सही बनाएंगे, एग्जैक्ट बनाएंगे, यानी थोड़ा ग्राफ नीचे आएगा तो मेरा ख्याल है वो सही होगा। तो अभी ये ग्राफ मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना सारी लाइन पॉइंट जो हैं वो नीचे हैं, तो थोड़ा ग्राफ ऐसे टिल्ट होना चाहिए, सही है। तो ये थोड़ा शायद 1.2 से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए मेरा ख्याल से, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय ग्राफ तो ये 1.2 आ रहा है, बट आपको तरीका पता चल गया कि काम कैसे करना है। क्या आपने 1.2 से एक लाइन खींची और नीचे एक्स एक्सिस पे उसको इंटरसेक्ट करके यहाँ पे फाइनल मास मालूम कर लिया कितना आ रहा है, ठीक है। सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन योर आंसर 1, ठीक है। तो अगर मैं इसे अप्रॉक्सीमेटली 1.2 है ना, मेरे पास 1.2 आ रहा है, तो अगर मैं इसे 1.2222 से 24 तक, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 1.22 से लेके 1.26 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तकरीबन ऐसा होना चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन योर आंसर 1। मोल्स पूछ रहा है, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है बेटा। आपके पास मास ऑफ वाटर आ गया है तो आपको मोल निकालने हैं, तो मोल इज इक्वल टू 1.26 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 18। मैंने कहा 1.26 डिवाइडेड बाय 18, ये आ रहा है 0.07, 0.07 बेटा, ठीक है। ये आ गए मोल्स, क्योंकि वाटर का मास कितना होता है बेटा, 18 होता है। आगे आओ, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स हैं इतने। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा मोल्स आपको मैग्नीशियम सल्फेट के दे दिए, एक मोल 0.01 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है। कितने मोल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 0.07 के साथ। अभी सबसे शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड एक्स, 1:x। सो इसका एक मोल, इसका एक्स मोल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी राइट वैल्यू 1.2 ही थी, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ग्राफ सही नहीं है, ग्राफ थोड़ा सा और टिल्ट होना चाहिए, ज़रा नीचे होना चाहिए। तो ये डेफिनेटली 1.26 के पास आएगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स? द राइट आंसर इज 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए बेटा। अ कलरलेस सॉल्यूशन कंटेन्स टू डिफरेंट कैटाइंस
एंड 1 एनाइन। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। नेम एनी गैसेस, नेम एनी गैसेस, जो भी गैस प्रोड्यूस होगी उसका नाम लिखोगे वरना मार्क्स नहीं देगा। फॉर्म एंड डिस्क्राइब द टेस्ट, आइडेंटिफाई दीज गैसेस। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द बॉइलिंग ट्यूब, अ पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। अब पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट किस किस के हो सकते हैं, आयरन 2+ के हो सकते हैं और क्रोमियम 3+ के भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम, आगे देखो। उसके बाद बोल रहा है टू द सेम बॉइलिंग ट्यूब कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालो। क्या बोलता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स फॉर्म ग्रीन सॉल्यूशन। अब देखो आयरन 2+ के प्रेसिपिटेट ग्रीन होते हैं बट एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होते, तो इसका मतलब ये हो गया क्रोमियम 3+ हो गया। आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है अ वाइट प्रेसिपिटेट रिमेन्स। सोचो, ग्रीन प्रेसिपिटेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं, ऊपर उसने लिखा हुआ है 2 कैटाइंस है 2, तो बेटा अगर वाइट प्रेसिपिटेट एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिमेन रहे हैं, बचे हुए हैं, रह रहे हैं, रिमेनिंग है, डिसॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है जिंक नहीं हो सकता, इसका मतलब है एल्यूमिनियम नहीं हो सकता। क्यों, जिंक और एल्यूमिनियम के वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होते हैं, तो क्या बचा आपके पास, सिर्फ कैल्शियम। हो गए 2 कैटाइन, उसने यही कहा था ना 2 कैटाइन है। आगे देखिए, टेस्ट छोड़ दिया, ऑब्जर्वेशन छोड़ दी और कंक्लूजन लिख दिया नाइट्रेट, इसका मतलब है नाइट्रेट का पूरा टेस्ट आपने लिखना है। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डाल चुके हैं, तो ये कीप द कंटेंट्स फॉर द टेस्ट टू, सब उसमें डला हुआ है, तो आपको ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं करना, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे चलना है नाइट्रेट के टेस्ट के लिए। आप लिखेंगे ऐड एल्यूमिनियम फॉयल देन हीट सॉल्यूशन। उसने शुरू में कह दिया था नेम द गैस, तो आप क्या लिखेंगे, अमोनिया गैस इवॉल्व्ड विच टर्न्स, मॉइस्ट या डैम्प लिखना जरूरी होता है, रेड लिटमस ब्लू। तो क्या हो गया बेटा, नाइट्रेट आ जाएगा। ठीक है, बी पे आ जाओ। अमोनियम सल्फाइड इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, सल्फाइड बोल रहा है। एक्वस अमोनियम सल्फाइड इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एयर। सोचो अगर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। अच्छा, इसकी ऑक्सीडेशन यही हो सकती है। आगे देखो, बोल रहा है दिस मीन्स एक्वस अमोनियम सल्फाइड विल ऑल्सो कंटेन सम सल्फेट आयन। सही तो बोल रहा है, क्योंकि ऑक्सीडाइज करोगे तो सल्फेट बन जाएगा। डिस्क्राइब सीरीज ऑफ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू शो प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन, सल्फाइड आयन और सल्फेट आयन इन द सॉल्यूशन। It must be clear in your answer which ion is identified by each test. जिस सीक्वेंसेस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लिख देते हैं। सबसे पहले अमोनियम आयन का टेस्ट लिख दो। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई अमोनियम आयन, आप लिखेंगे एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पूरा टेस्ट लिख रहा हूं अमोनियम आयन का, देन heat the solution, क्या होगा, अमोनिया गैस evolved which turns moist red litmus ब्लू। अमोनियम का हो गया। दूसरा कौन सा बोला है, सल्फाइड का। सल्फाइड का टेस्ट क्या होता है, आपको याद होगा, ये KMnO4 या K2Cr2O7 को पर्पल टू कलरलेस या ऑरेंज टू ग्रीन कर देता है, बट
एक्चुअली इसको हीट करने से सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट गैस प्रोड्यूस होती है जो ये काम कर सकती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, एड एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन हीट सॉल्यूशन। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, थोड़ा हीट किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व्ड। अब वो क्या करेगी, विच टर्न्स एसिडिफाइड, पूरा वर्डिंग में लिखा करो, ठीक है, मैं जरा शॉर्ट करके लिखता हूं, एसिडिफाइड KMnO4, और अगर कोई बच्चा लिखना चाहे एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है। अगर KMnO4 लिखोगे तो लिखोगे पर्पल टू कलरलेस, और बेटा अगर कोई K2Cr2O7 लिख रहा है तो लिखेगा ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। ये सल्फाइट के लिए होता है। अब आ जाओ सल्फेट के लिए बेटा। सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम के साथ होते हैं, सिंपल। तो एड एसिडिफाइड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, वाइट PPT फॉर्म्स। तो बेटा तीनों का टेस्ट भी हो गया, तीनों की ऑब्जर्वेशन भी हो गई। होप बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं बेटा। A titration method can be used to make soluble salt. Yes, हमें इस बात के बारे में पता है। A student does an experiment to prepare pure sample of sodium chloride. ठीक है, ये सेपरेशन नहीं कर रहा है, मतलब सॉल्ट की सेपरेशन नहीं कर रहा है बल्कि प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पार्ट ऑफ द मेथड इज शोन डायग्राम, ठीक है। स्टेप 1 में आपने सबसे पहले फ्लास्क में कोई सॉल्यूशन डाला होगा, स्टेप 2 के अंदर ब्यूरेट फिल किए, स्टेप 3 के अंदर रिजल्ट आया, स्टेप 4 के अंदर आपने जाहिर बात है विदाउट टाइट्रेशन विदाउट इंडिकेटर टाइट्रेशन दोबारा की होगी, ठीक है। तो दैट्स इट, यही सब कुछ हुआ होगा। उसके बाद सोन आप जब सॉल्युबल सॉल्ट टाइट्रेशन से बनाते हैं तो आप एक दफ़ा टाइट्रेशन करते हैं ब्यूरेट की रीडिंग नोट करने के लिए, और दूसरी बार टाइट्रेशन करते हैं इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए, ताकि इंडिकेटर रिमूव हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, ये सब आपको याद होना चाहिए, आपके पास लेक्चर्स के अंदर भी है। इन स्टेप 1 स्टूडेंट यूजेस मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, टू ऐड 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक चीज समझ में आ गई, फ्लास्क में क्या चीज है, एक्वस सोडियम हाइड, यानी ये NaOH है। तो इसका मतलब है जो आप ब्यूरेट में डाल रहे हैं वो क्या होगा, HCl। तो क्यों आप प्रिपेयर क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोडियम मिला तो Cl कहाँ से मिलेगा, HCl से। तो इसका मतलब है अगर वो कह रहा है कि फ्लास्क में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो इसका मतलब है ब्यूरेट में HCl होगा, तभी तो NaCl बनेगा। आगे आओ, क्या बोलता है, स्टेट हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट कुड बी इंप्रूव्ड इन स्टेप 1। एक्यूरेसी, जाहिर बात है मेजरिंग सिलेंडर बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस नहीं होता, तो बेटा आप क्या करें, एक्यूरेसी के लिए 25 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है ना, तो पिपेट कर दें बेटा, दैट्स इट। डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट डज इन स्टेप 2 ऑफ द मेथड, इंक्लूड द नेम ऑफ एपरेटस A एंड सोल्यूशन B। तो A एपरेटस A इज ब्यूरेट, पहले तो जो वो पूछ रहा है एज इट इज लिख देता हूं, ब्यूरेट हो गया। B इज एक्वस HCl हो गया। अब थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं, हम करेंगे कैसे, रिंस ब्यूरेट with solution B, ठीक है, then pour solution B into burette up to
जीरो लाइन या जीरो लेवल हो गया। ठीक है, तो आपने उसको बिल करना है और बिल्कुल जैसे ये जीरो तक है, जीरो तक फिल कर दिया उसको। आगे देखिए, आइडेंटिफाई व्हाट इज एडेड टू द फ्लास्क इन स्टेप 3 बिफोर स्टार्टिंग टाइटेशन। अच्छा, स्टेप 3 यानी ये पूरा टाइटेशन का पूरा मेथड दिया, पहले ये किया फिर ये किया। अब ये यहां से यहां ले आया तू, ठीक है, ये यहां से यहां ले आया तू, दैट्स इट। अब समझ में आ रही बात। तो अब स्टार्ट करने से पहले इसमें क्या डाला होगा, इंडिकेटर। ठीक है, तो यही पूछ रहा है व्हाट इज एडेड, खुद बोल रहा है, देखो हिंट भी दे रहा है आपको कि पहचानो क्या बोल रहा हूं। आपने लिखा इंडिकेटर। इन स्टेप 4 द स्टूडेंट एड सॉल्यूशन बी टू द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। बी का मतलब HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इन अ कॉनिकल फ्लास्क अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच। जाहिर बात है कलर चेंज आएगा, एंड पॉइंट पता चल जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी एडेड। ठीक है, स्टेट हाउ द स्टूडेंट नोज व्हेन द एंड पॉइंट इज रीच, बाय कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर, बाय कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, कि पूरी टाइटेशन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट को एक्सप्लेन किया हुआ उसने। द रेस्ट ऑफ द मेथड इन्वॉल्व एडिंग the record volume of solution B to the another 25 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide। अब ये जो रेस्ट ऑफ द मेथड है ये वाला, आपने टाइटेशन कर ली, आपने ब्यूरेट का वॉल्यूम नोट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप टाइट्रेशन रिपीट करेंगे विदाउट इंडिकेटर। क्यों, ताकि वो इंप्यूरिटी ना हो उसमें, सही ना, प्योर क्रिस्टल्स चाहिए ना आपको। आगे देखो, द सब्सटेंस एडेड इन स्टेप 3, इंडिकेटर था ये, हमने स्टेप 3 में क्या इंडिकेट डाला था, इंडिकेटर ऑफ द फर्स्ट टाइटेशन इज नॉट एडेड, इंडिकेटर नहीं डाला आपने अभी। ठीक है, स्टेट व्हाई दिस सब्सटेंस इज नॉट एडेड, क्यों नहीं ऐड किया, टू अवॉइड impurity of indicator। क्या, describe how the students obtain the pure crystals of sodium chloride from solution conical flask। अब ये देखो, ये 3 मार्क्स का सवाल है, हालांकि लाइनें बहुत कम दी है ना, मतलब लिख तो काफी सकते हैं हालांकि हम इसके अंदर। तो आप लिखें बेटा, क्या करें, हीट द solution of aqueous sodium chloride till crystallization point, that is half of solution is evaporated, then cool it down at RTP। अब कहाँ लिखूं मुझे बताओ, इसमें लिखने का तरीका है बच्चा। फिल्टर ऑफ क्रिस्टल्स, बेवकूफियां करता है ना कभी कभी। फिल्टर ऑफ क्रिस्टल्स एंड ड्राई देम बिटवीन फिल्टर पेपर। कोशिश किए पूरा कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा बेटा। कहता है स्टूडेंट ऑक्सीडाइजेज सैंपल ऑफ इथेनॉल। सोचो, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। यानी कोई बच्चा है वो क्या बनाना चाह रहा है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। ठीक है, आगे देखिएगा, सम ऑफ द एपरेटस द स्टूडेंट यूजेस इज शोन। ठीक है, नेम द 3 पीसेस ऑफ एपरेटस। पी क्या है बेटा, कंडेंसर। अब मेरे ख्याल से आप चाहो तो रिफ्लक्स कंडेंसर भी लिख सकते हो, चाहो तो लीबिक कंडेंसर भी लिख सकते हो, मर्जी है। क्योंकि आप, जाहिर बात है
इसको रिफ्लक्स करने के लिए यूज़ करेंगे, तो यू विल कॉल इट रिफ्लक्स कंडेंसर या फिर लीबिक कंडेंसर। ठीक है, तो ओ लेवल में मेरा ख्याल है सिर्फ कंडेंसर भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करेगा वो। क्यू, राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। और आर बेटा, कई, ये तो हम लोग कई दफ़ा इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, और स्पेशली जब क्रिस्टलाइजेशन वगैरह के लिए बोलते हैं तो आपको याद है ना, फिल्टर फनल कहते हैं, इसका पूरा नाम है। पूरा नाम, सिर्फ फनल भी बोल सकते हैं, वैसे पूरा नाम बोलोगे इसको तमीज़ से तो फिल्टर फनल बोलोगे। आगे देखिएगा बेटा, द स्टूडेंट ट्रांसफर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथनॉल, ठीक है, ओके, इनटू क्यू, एड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, असेंबल द एपरेटस एज शोन, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ये क्यू लगाया, इधर पी लगाया, और वाटर इन वाटर आउट, वही वर्टिकल लगा दिया ताकि वोलेटाइल सब्सटेंस एस्केप ना कर सकें। हीट एपरेटस क्यू जेंटली अंटिल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज़ चेंज कलर। ओए गुड। अब देखो, दो में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, या तो एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ कर लो, और अगर वो यूज़ कर रहे हो तो पर्पल टू कलरलेस या पिंक टू कलरलेस बोल दो। और अगर आप K2Cr2O7 लिखेंगे बेटा तो ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, मर्जी है आपकी। नेम अ सुटेबल पीस ऑफ एपरेटस टू मेजर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल। पिपेट बेस्ट है, सबसे अच्छी। और अगर कोई ब्यूरेट लिखेगा तो भी सही है। नेम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेम पूछा है, फॉर्मूला नहीं। तो बेटा एसिडिफाइड क्या लिखोगे बोलो? KMnO4 लिख दूं, पोटेशियम मैंगनेट, और चाहो तो K2Cr2O7 लिख सकते हो, बहस नहीं करना, सही है, लिख सकते हो, पोटेशियम मैंगनेट 7। स्टेट द कलर चेंज, पर्पल टू कलरलेस। ठीक है, और किसी बच्चे ने अगर K2Cr2O7 लिखा है तो ऑरेंज टू ग्रीन लिखेगा। सजेस्ट अ रीजन फॉर द प्लेसिंग एपरेटस P वर्टिकली, वो कंडेंसर की बात कर रहा है, क्यों रखा है? टू अवॉइड escape of volatile substances from mixture, वरना उड़ जाएंगे ना, भाग जाएंगे। आगे देखिए बेटा, आफ्टर, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिफ्लक्स कंडेंसर के अंदर समझाया है बहुत डिटेल से, ख्याल रखिएगा। आफ्टर all the oxidizing agent reacts, apparatus Q contains a mixture of ethanol, water and product of the oxidation. इथेनॉल की प्रोडक्ट क्या होती है? इथेनोइक एसिड। नेम द प्रोडक्ट। इथेनोइक एसिड बेटा, यानी कुछ इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो चुका है, राइट। नेम द प्रोसेस यूज टू सेपरेट दीज थ्री लिक्विड्स। लिक्विड्स को सेपरेट किस तरह किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे आए, स्टेट व्हाई दिस प्रोसेस इज सुटेबल। यू शुड रेफर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्यों अच्छी चीज है सेपरेशन के लिए लिक्विड्स के? कोई फिजिकल प्रॉपर्टी का रीजन बताएं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट बेटा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। क्या बोल रहा है? द apparatus is used to compare rate of reaction of different metals with hydrochloric acid. अच्छा, डिफरेंट मेटल्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम अपनी क्लास लेक्चर की बात करें तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था कि मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। कहाँ तक के मेटल? रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन तक के मेटल। उससे नीचे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा होता। आगे देखो, अब उसने आपको एक पूरा एपरेटस दे दिया, यहाँ मेजरिंग सिलेंडर लगा दिया उसने, ठीक है, ओवर वाटर कलेक्ट कर रहा है तो जाहिर बात है हाइड्रोजन होगी,
हाइड्रोजन पानी में सॉल्युबल नहीं होती है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं ओवर वाटर। ये उसने फ्लास्क लिया है, वही थ्रेड से लगाया, इसमें इस ट्यूब के अंदर कोई मेटल होगा जो छोड़ देगा, रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। मेटल्स कौन से हैं? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक। सबके मासेस दिए हुए हैं, इसका मास अलग, इसका मास अलग, इसका मास अलग, इसका मास अलग। इसका मतलब है, अच्छा मासेस डिफरेंट क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि मोल सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो बेटा, ये याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। कैल्शियम का मास कितना है? 0.08। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो 0.08 डिवाइडेड बाय 40, मोल्स कितने आ गए? 2 इंटू 10⁻⁻³ अब ज़रा आयरन को देखिएगा, 0.112। आयरन का मास होता है 56, 0.112 डिवाइडेड बाय 56, आंसर क्या आ रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए, मैग्नीशियम 0.048 मास अपॉन एटॉमिक मास, मोल्स आ जाएंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, ज़रा करके देखो, 0.048 डिवाइडेड बाय 24, 2 इंटू 10⁻⁻³ जिंक का भी करके देख लो, यही आएगा। तो याद रखना, जैसे डिफरेंट मासेस क्यों यूज किए गए हैं? ताकि मोल सेम हो। मोल सेम होना क्यों जरूरी है? फेयर कंपैरिजन के लिए। रेट निकाल रहे हो ना? क्या निकाल रहे हो? रेट निकाल रहे हो, तो फेयर कंपैरिजन करना चाहिए ना, सबके मोल सेम यूज करने चाहिए। और अगर आप मासेस सेम रखेंगे तो फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। क्यों? मोल्स डिफरेंट हो गए ना, इसलिए। तो मोल्स सेम रखने के लिए इन्होंने क्या किए हैं? मासेस डिफरेंट यूज किए हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ये सवाल। आगे देखिए, द स्टूडेंट प्लेसेस सैंपल ऑफ वन ऑफ द मेटल इन द स्मॉल ट्यूब, ठीक है, वो जो ये ट्यूब है, ये वाली ट्यूब है, स्मॉल ट्यूब, इसे कह रहा है। आगे देखो, ट्रांसफर 50 सेंटीमीटर ऑफ दिस इनटू द कॉनिकल फ्लास्क, प्लेस स्मॉल ट्यूब इनटू द apparatus shown in diagram, टिप द फ्लास्क सो द स्मॉल ट्यूब फॉल्स, और हल्का सा टिप करो ताकि वो गिर जाए, ओवर द एंड द मेटल एंड द एसिड कम इनटू द कांटेक्ट, स्टार्ट टाइमर, ठीक है, वो स्टार्ट किया, रिकॉर्ड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ अंटिल द रिएक्शन फिनिश, ठीक है, रिपीट द मेथड विद ईच मेटल। सब जो जितने मेटल दिए हुए, नेम एन ऑल्टरनेटिव पीस ऑफ एपरेटस दैट कुड बी यूज इंस्टेड ऑफ मेजरिंग सिलेंडर टू कलेक्ट द गैस। तो बेटा, मेजरिंग सिलेंडर के अलावा कोई एपरेटस आपको याद है जिसमें आप गैस कलेक्ट कर सकें? गैस रिंच। आगे आए, द गैस कलेक्टेड इन द मेजरिंग सिलेंडर इज हाइड्रोजन। यस, हमें पता है। गिव अ टेस्ट एंड इट्स रिजल्ट टू शो दैट द गैस इज हाइड्रोजन। कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है? टेस्ट और रिजल्ट बताओ। तो बेटा, bring burning splint near mouth of cylinder having hydrogen। रिजल्ट में क्या लिखोगे? burns with pop sound। आगे देखिएगा बेटा, another student thinks it would be easier to remove bung from flask, add metal directly to acid and then replace। यानी एक बच्चा समझ रहा है, ये देखो मैं बताऊं समझ क्या रहा है। आपने मेटल डाला, मेटल डालने के बाद फिर आपने बंग लगा दिया, तो ये जो ट्यूब है और ये थ्रेड है और उसमें अपने टिप करना है, वो नहीं करो। वो ये कह रहा है, वो कहता है वो ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब आगे क्या बोलते हैं? स्टेट टू डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब है वो अच्छा नहीं है, तभी तो डिसएडवांटेजेस हैं। मेथड कंपेयर टू डिस्क्राइब। उसमें और इसमें, उसमें दो डिसएडवांटेजेस बताएं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है, हाइड्रोजन गैस में स्केप निकल सकती है, जितनी देर में आप बंग लगाओगे उतनी देर में हाइड्रोजन गैस है फास्ट होगी, रिमूव होगी। दूसरी चीज बेटा, जब आप बंग लगाओगे तो होगा क्या? जैसे ही आप बंग को लगाओगे
तो यहाँ प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ जो एयर होगी उसमें प्रेशर डेवलप, वो कहाँ जाएगी, वो इसमें चली जाएगी उधर. सो एयर विल बी डिस्प्लेस्ड इन द मेजरिंग सिलेंडर. आप हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, उसमें साथ में क्या आ जाएगा, एयर भी आ जाएगी. हम कह सकते हैं कि सम एयर या सम गैस will displace in measuring सिलेंडर. बेटा कुछ ना कुछ गैस उधर इधर चली जाएगी. अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ए बी सी डी, ठीक है, गिव द करेक्ट लेबल ऑफ एक्सेस ऑन द ग्राफ. खुद बनाने हैं. तो यहां हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस. बेटा यूनिट लिख लो, सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा बेहतर है. यहाँ टाइम लिख दो, टाइम के साथ कोई भी यूनिट लिख दो, सेकंड लिख दो या फिर मिनट्स लिख दो, मर्जी है. तो एक्स एक्सिस पे आपने लिखा है वॉल्यूम ऑफ गैस और सेंटीमीटर क्यूब, और वाई एक्सिस पे आप लिख रहे हैं बेटा टाइम और सेकंड्स में. स्टेट वाई कर्व ए स्टार्ट स्टीप, gradually levels off and then become horizontal. 3 मार्क्स का है, 3 बातें बतानी है. तो इनिशियली रेट इज फास्टर बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट. पहली बात हो गई. Then reactants are consumed, reaction becomes slower, and horizontal line represents reaction has stopped. आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी. तो 3 बातें बोली थी, बिल्कुल जैसे पूछा था वैसे ही लिख दिया. आइडेंटिफाई विच मेटल गिव्स ईच ऑफ द कर्व्स ए बी सी डी. तो बेटा अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज से कर लें ज्यादा आसान है. देखो सुनो, कौन कौन से मेटल कौन कौन से थे जरा जल्दी से देख लो. कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम जिंक, कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम जिंक, कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम जिंक, कैल्शियम आयरन और जिंक. ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट है ए, तो ए हो जाएगा कैल्शियम. उसके बाद है बी, बी हो जाएगा मैग्नीशियम. उसके बाद है सी, सी हो जाएगा सी जिंक. और सबसे स्लोवेस्ट है तो एफ. मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के लिहाज से बना दिया, कितना आसान हो गया. आई होप तो समझ में आ गई. डिफरेंट masses of each metal are used for the 4 experiment. Yes, state 3 variables that must be kept constant in this. 3 वेरिएबल्स बताने जो कांस्टेंट. अब आप सोचो, मास आपने डिफरेंट यूज किए, मोल सेम है, याद रखिएगा. 3 कौन से वेरिएबल हैं जो रेट ऑफ फ्रिक्शन में कंट्रोल करना चाहिए, वो वेरिएबल जो रेट को इफेक्ट करते हैं. सोचो, सरफेस एरिया ऑफ ऑल metals must be same. एक हो गया वेरिएबल. दूसरा, टेम्परेचर must be same for all experiments. 2 हो गए. तीसरी चीज, concentration of
HCl ही है ना, कौन सा आ रहा है ऐसे? हे रिजवान, यस HCl है, ठीक है। concentration of HCl must be same for all experiment. आगे आओ, सजेस्ट वाई डिफरेंट मासेस ऑफ ईच मेटल आर यूज्ड। पूछ ही लिया एक मार्क का क्यों यूज किया, मैंने शुरू में बता दिया था। सही है, टू मेक श्योर all metals have same moles and for fair comparison, है ना, किसी एक का ज़्यादा एक का कम मोल होंगे तो फेयर कंपैरिजन थोड़ी होगा। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। ये पेपर मुझे ज़रा लेंदी लगा, मुश्किल नहीं लेंदी था, थोड़ा ग्राफ में टाइम लगा, ज़रा कैलकुलेशन में, तो मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रिकी था ये सही है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।